ओके, वेलकम बैक। तो ये हम चैप्टर अपना देख रहे थे क्लास 10th के साइंस का इलेक्ट्रिसिटी। उसमें लास्ट के वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें इस चैप्टर की कर ली थी। इस लेक्चर से हमें करना था ओम्स लॉ। तो अगर पिछले के वीडियोस नहीं देखें तो पहले वो देखो आप, फिर ओम्स लॉ पे हम वापस से अटैक करते हैं, राइट। सो हमारा इस टॉपिक में हम इस लेक्चर में बेसिकली ओम्स लॉ देखेंगे। ओम्स लॉ एग्जैक्टली क्या था कि हमारे एक साइंटिस्ट थे, है ना। उनका एंड नेम ओम ही था। उन्होंने क्या है कि एक प्रोपोर्शनलिटी बताई, है ना। प्रोपोर्शनलिटी किसके बीच में बताई कि वोल्टेज के बीच में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और करंट के बीच में, है ना। तो उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक प्रोपोर्शनलिटी बताई कि जैसे जैसे आप किसी का भी वोल्टेज बढ़ाओगे किसी सर्किट्स में फ्लो होने वाला, तो उसका करंट भी बढ़ते जाएगा। और ये कॉमन है, हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई होती है घर में। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि स्टेबलाइज़र भी लगाते हैं, जो स्टेबलाइज़र वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। लेकिन क्यों कभी कभी हो सकता है 330 या मतलब 440 वोल्ट, कहते हैं ना 440 वोल्ट का झटका, ऐसा है ना। तो कोई ज़्यादा वोल्ट अगर आएगा घर की सप्लाई में, तो करंट भी कितना होगा, करंट भी फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर्किट से, है ना। हम जनरली भी तो देखते हैं करंट फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हाई वोल्ट है। तो इसके कारण से क्या होता है कि वो जो अप्लायंस होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है ना। तो हम जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, और यही लॉ जो था वो ओम ने दिया था, जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ओम ने क्या कहा था, ओम ने कहा था कि जो आपका वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी आपका बढ़ता जाएगा। वो इस डायग्राम इससे दिख रहा है हमें, है ना, इस इक्वेशन से और ये डायग्राम से। ये डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम में दिख रहा है कि आप इधर की तरफ में वोल्टेज बढ़ा रहे हो कंटिन्यूसली, और इधर की तरफ में आपका करंट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। सो वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो, करंट आपका बढ़ते जा रहा है। ये आपका एक ग्राफ दिखा रहा है जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ये ग्राफ बनाने को आ जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वोल्ट एंड करंट। तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन आपको यही दिखा रहा है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि इस पर्सन के पास जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे, इस वाले पर्सन के पास भी पैसे वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। मान लो ये एक मालिक है और ये उसके यहाँ एक सर्वेंट है। मालिक की इनकम जैसे बढ़ेगी सर्वेंट की भी बढ़ती जाएगी। लेकिन मैंने अभी तक ये कंफर्म, जैसे वी और वर्सेस आई में भी तो हम यही कर रहे हैं, वी बढ़ेगा तो आई बढ़ते जाएगा, लेकिन हमने ये अभी तक कंफर्म नहीं किया कि किस रेशियो से इसकी अगर इंक्रीज़ होगी अमाउंट या फिर इनकम, तो उसी रेशियो से किस रेशियो से इसकी इंक्रीज़ होगी। यानी हो सकता है कि इसकी 2 गुनी हो तो इसकी 4 गुनी हो जाए, या हो सकता है कि इसकी अगर कैसी हो, अगर 2 गुनी हो तो इसकी 3 गुनी हो। तो ये कुछ रेशियो अभी फिक्स नहीं था। तो यहाँ रेशियो को फिक्स करने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाया। क्या लाया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। और वो क्या था, आर। यानी कि आपको इसमें दिख रहा है कि वी वर्सेस आई जो है वो तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक क्या लाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, आर। सो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसको हम लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है ना। जिसमें आर क्या है, आर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। सो इन अदर वर्ड्स, अगर आप ये जो इक्वेशन आपकी निकल के आई है वी इक्वल्स टू आई आर, इसको देखो कैसे याद कर सकते हो। एक मूवी आई थी, है ना, सलमान खान की, वो मूवी थी वीर। वीर थी, तो मैंने ऐसे याद किया था वी आई आर, है ना, वीर हो गया, तो वी इक्वल्स टू आई आर ऐसे याद कर लिया था, है ना। तो वीर के अकॉर्डिंग से तुम्हें याद होनी चाहिए। अब दूसरा, अगर वी इक्वल्स टू अगर हम आई आर देखते हैं, तो वी ओवर का आई इक्वल्स टू आर भी तो देखते हैं। अगर आई आप इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर लेते हो तो डिवाइड में हो जाएगा, तो वी ओवर का आई इक्वल्स टू आर भी देखते हो आप, ठीक है। यानी कि आप ये कहोगे कि अगर रेजिस्टेंस किसी का बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, करंट घटेगा। आप देखो, मान लो ए ओवर का बी, ये आपका कोई एक कांस्टेंट है आर, है ना। तो मान लिया हमने क्या करा कि 100 ओवर का, है ना, 50 हमने लिख दिया है कि 100 ओवर का 2, तो ये आपका एक कांस्टेंट आ रहा है आर, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, 100 ओवर का 2 मतलब 50 आ रहा है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर को हम बढ़ाएं, यानी 100 ओवर का अगर हम 4 कर दें, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यानी आर क्या हो गया, घट गया ना। और अगर 100 ओवर का हम 10 कर दे तो ये हो गया 10,
यानी आर हमारा और घट गया, यानी डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ता है ये वैल्यू आपकी घटती रहती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसमें अगर आपका रेजिस्टेंस अगर आपका बढ़ेगा तो करंट आपका घटते जाएगा। बताइए। ऑब्वियसली V ओवर का I इक्वल्स टू R है, इसका मतलब है कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इस तरीके से हम लिखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को, यानी कि अगर करंट आपका बढ़ेगा तो R आपका घटेगा। ठीक है, ये पूरी कहानी है आपकी। ठीक है जी। हाँ, तो इस तरीके से आप प्रोपोर्शनलिटी की बातें लिखोगे। अब आप हमेशा रेजिस्टेंस को ना ये समझ करके हर बारी चलना। देखो तुम्हें मैं कुछ समझने की बातें बता रहा हूँ और उसको बड़े ध्यान से समझना तुम्हें ना, तो तुम्हारा जो समझने की कैपेसिटी है इस चैप्टर को वो बढ़ जाएगी। जब आप स्कूल अपने घर से लेट से मेरठ से आप जा रहे हो दिल्ली की तरफ, है ना, तो बीच में आपको मान लिया कि एक जगह पे गए आप और वहाँ पे थोड़ा सा स्कूल या कोई और चीज़ें थी, तो वहाँ पे आपने देखा कि क्या लगा हुआ है, स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है, ऐसे स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। तो तुम्हारी कार की स्पीड थी वहाँ करके क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। स्पीड मतलब दूसरे अभी पिछले लेक्चर में देखा था, स्पीड मतलब क्या होता है, करंट। ठीक है, तो स्पीड आपकी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो करंट आपका घट जाएगा, यानी यहाँ पे भी जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट आपका घट जाएगा। ठीक है, अब मान लो वो स्पीड ब्रेकर और बड़ा बड़ा हो गया, ऐसे बढ़ गया, तो आपकी कार बिल्कुल सी बंद सी हो जाएगी, है ना। तो वही बात है कि जैसे ये करंट है, करंट फ्लो हो रहा था, तो रेजिस्टेंस क्या है, इसे रेगुलेट करता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इसे रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, ठीक है जी, ये यहाँ से याद रखना, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रेगुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट देख लो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, है ना। अब आप 1 ओम कैसे डिफाइन करोगे, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। जैसे पिछले लेक्चर में देखा था डिफाइन 1 वोल्ट, वैसे यहाँ पे है कि लेट से उन्होंने बोल रहे हैं कि आपको 1 ओम डिफाइन करना है, तो लिखा है डिफाइन 1 ओम। अब इस तरीके से ओम का सिंबल होता है, जैसे टॉम एंड जेरी में देखते थे, तो टॉम एंड जेरी में जेरी का जो वो बन जाता था, है ना, जिसमें वो भाग भाग करके, ये जेरी है भाग करके चली जाती थी, तो वैसा वैसा कुछ है, ये टॉम एंड जेरी वाला है। तो डिफाइन 1 ओम ये क्वेश्चन आ जाता है आपका 1 नंबर में, है ना। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे, तो इसका सिंपल सा आपके पास ये एक बता रखा है। इसमें क्या है, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर। तो देखो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, और यह ट्रिक क्या लॉजिक बता रहा हूँ। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V ओवर का I हो जाएगा। अब अगर इसे अगर 1 बनाना है लिटरली, तो आपको सबसे इजी मेथड है कि V को भी क्या करो 1 बना दो, I को भी क्या करो 1 बना दो। V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, I का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो सिंपली कि अगर 1 वोल्ट किसी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो कितना होगा, 1 ओम। वही बात है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज अ 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट कंडक्टर इज 1 ओम। गॉट इट। ये पूरी बातें हैं आपकी, और इसको आप लिखोगे। यहाँ तक क्लियर है आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था आपका। ठीक है, इसको आप मार्क कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपली ऐसे याद करो, वीर मूवी थी ना, मैंने तो ऐसे कहा वीर मूवी मतलब V इक्वल्स टू आई आर, बस खत्म। अब इससे अलग अलग निकाल लेना, V इक्वल्स टू आई आर है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर है ना, तो R इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो I इक्वल्स टू V ओवर का R हो गया। ठीक है जी, खत्म। इस तरीके से हम इसे चला सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा हमारा क्लियर आउट होगा। अब हमारे पास आता है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस होती है वायर की, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक वायर है, ये वायर है, तो इसको मैंने रेजिस्टेंस को किससे कंपेयर करने का बोला है, स्पीड ब्रेकर से ना। ये स्पीड ब्रेकर है, अगर आप गाड़ी से इधर जा रहे हो तो जितना लंबा स्पीड ब्रेकर होगा उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस होगा, यानी कि उतना कम आपको अपनी गाड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, यानी कि जितना ज़्यादा लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा 1 सेकेंड
वे में हम समझ सकते हैं कि उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। मतलब उस स्पीड ब्रेकर का जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा आप देखोगे क्या है कि उसका रेजिस्टेंस जो वो प्रोवाइड कराने वाला है आपकी गाड़ी को, तो वो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है आपको? तो यानी लेंथ के प्रोपोर्शन है। दूसरी बात, आप ये सोचो कि एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। कैसे? मान लो एक स्पीड ब्रेकर है ना, वो लेट्स से कि थोड़ा सा फैला हुआ है, फैला हुआ मतलब मैं इस पर बना नहीं पा रहा हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है। एक स्पीड ब्रेकर होता है पूरा ऐसे होता है, एक स्पीड ब्रेकर है ऐसे है, फिर ऐसे है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? एक ऐसे है, एक ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना, कुछ स्पीड ब्रेकर्स बने होते हैं, देखे होगे? तो इनमें जो हाँ, तो इनमें एरिया देखोगे, एरिया ज़्यादा है। एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, तो ये दो बात हमें पता चली। तो इन दोनों बातों को हम एक लाइन में लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, अब अगेन जो उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे फिर कोई चीज़ लगाएंगे, तो आर इक्वल्स टू रो लगा देते हैं, एल ओवर का ए। इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं हम रो, आर एच ओ, रो। और बनाते कैसे हैं? ऐसे सिंबल बनाओ, ऐसे करके ऐसे कर दो, ये रो हो गया। ठीक है, या सिंपल भी अगर तुम ऐसे करके ऐसे कर दोगे तभी मान लिया जाएगा, लेकिन सही तरीका ये है, इसे रो है। तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस का ये पूरा फॉर्मूला होता है आपका, आर इक्वल टू रो एल ओवर का है। ठीक है, हाँ। अब इसको कई बार तुम लिख लेना, क्योंकि ये तुम्हें याद होना चाहिए। अगर तुमसे मान लो कि अगर, अच्छा बताओ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओम। लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। और एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या तुम इसको यूज करके तुम मुझे बता सकते हो कि रो की यूनिट क्या होगी? हाँ, नहीं, थोड़ा सा गलती है। सिंपली क्या करो, आर इक्वल टू रो एल ओवर का ए था, तो इस साइड सिर्फ रो रखो, बाकी सबको उधर लेते जाओ। तो आर इंटू ए ओवर का एल हो जाएगा, इक्वल टू रो हो जाएगा, है ना? तो आर का क्या था? ओम था, इंटू ए का क्या था? मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर इंटू मीटर। और नीचे वाले लेंथ का क्या था? मीटर था। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो क्या? ओम मीटर। ये आपकी यूनिट हो जाएगी किसकी? रो की। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी की भी यूनिट्स निकाल सकते हो। तो ये आपकी यूनिट हो गई ओम मीटर। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक? हाँ, तो ये फॉर्मूला जो आपको मैंने फाइनली लिखवाया है, ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। एक अलग से सेक्शंस बना लो जिस पे आप अपने कॉपी में ना सारे ही लिख लिया करो। नहीं तो हम लोग क्या करते थे कि जो ये सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, हम लोग कॉपी में ही लिखते रहते थे। यहाँ पे हमने लिख लिया आर इक्वल्स टू रो एल ओवर का ए। ये जो हमारे बुक में इतना पोर्शन छोड़ दिया जाता है ना, ये नोट्स के लिए ही छोड़ा जाता है। तो यहीं रख लो, ज़्यादा कॉपी में लिखने की ज़रूरत हम लोग करते नहीं थे, क्योंकि कई बार बुक पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा अपना, और कॉपी मान लो खो गई, है ना? तो ये हमें मिल गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आर इक्वल्स रो एल ओवर का ए से तुम्हें क्या पता चला? तुम्हें ये पता चला, देखो जो आर इक्वल्स टू तुम्हें रो एल ओवर का ए मिला था, इसमें आर को क्या कहते हैं हम? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो ये समझो कि रेजिस्टेंस की क्वालिटी जो होगी उसे हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं ना, तो रेजिस्टिविटी मतलब ये इसकी क्वालिटी है। ये है आपका एडजेक्टिव, ये है आपका एक तरीके से नाउन। तो ये उसका प्रॉपर्टी हो गया कि रेजिस्टिविटी, मतलब इसको हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। तो सिंपली कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, है ना? तो अब ये देखो V इक्वल्स टू क्या था? आई आर था, तो V ओवर का I क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो जिसका देखो हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो तो कंफर्म है। वोल्टेज हमारे घर में कितनी आती है बताओ? कितने वोल्ट की सप्लाई होती है हमारे घर में? 220 वोल्ट की सप्लाई है हमारे घर में। हमारे घर में इतनी ही आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती है। पावर हाउस से हमारे घर में इतने ही सप्लाई किया जाता है, 220 वोल्ट। ठीक है,
तो सबके ही घर में कहीं ज़्यादा वोल्ट रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ पे हम अलग लेते हैं, नहीं तो 220 वोल्ट ही रिक्वायर्ड होती है। 220 वोल्ट ये वोल्ट कंफर्म होता है ना। अब कंजम्पशन एम्पियर को हम चेंज कर सकते हैं। कुछ आपके स्विचेस ऐसे देखे होंगे, अगर अगर आपके घर में होंगे, कुछ स्विचेस ऐसे से होते हैं, कुछ स्विचेस पे ऐसे हो सकता है लिखा हो 16 एम्पियर या फिर ज़्यादा एम्पियर का होगा, है ना। तो उसमें उसमें क्या है कि हम हैवी अप्लायंसेस लगा सकते हैं, लेकिन सप्लाई वोल्टेज की तो 220 ही वोल्ट है, हर जगह पे 220 वोल्ट की ही सप्लाई है, ठीक है। तो वोल्टेज फिक्स है आपका, करंट आप चेंज कर सकते हो। तो वही बात यहाँ पे है कि मान लो किसी का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहा तो करंट कितना रहेगा उसके थ्रू, कम फ्लो होगा, है ना। तो मान लो अगर देखो इस ग्राफ में तुम्हें एक चार्ट दिखा रहा है जिसमें एक सिल्वर है जिसका रेजिस्टेंस 1.66 इंटू 10⁻⁸ है, ठीक है, और एक आयरन है, आयरन का कितना 10 इंटू 10⁸। तो बताओ 1.6 में और 10 में कौन ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। 1.6 और 10 ज़्यादा है, यानी आयरन की रजिस्टिविटी ज़्यादा है, और जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी तो ज़्यादा होगा। तो इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है किससे? सिल्वर से। तो सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है और आयरन का ज़्यादा है। तो इन दोनों में से बताओ कि करंट किसके थ्रू ज़्यादा फ्लो होगा? इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इससे करंट ज़्यादा फ्लो होगा या कम फ्लो होगा? कम फ्लो होगा शायद, नहीं कंफर्म है। अरे देखो ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना दोनों। तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है करंट कम है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप से डायरेक्टली ऐसे चेक कर लिया करो। V=IR, तो इन दोनों में चेक करना है हमें, तो एक को किसी को इधर लेते हो तो V/I=R हो गया, कम होगा। तो हमारे पास ऑप्शन दो वायर्स का, एक है ना, एक इस वायर का है, एक इस वायर का है, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें रेजिस्टेंस क्या है आपका कम है, तो हम इस वाले वायर को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि सेम हम अगर मान लो 16 एम्पियर का करंट हम अगर दोनों में ही दे रहे हैं तो वही करंट जो है वो इसमें से कम फ्लो होगा और इसमें से ज़्यादा फ्लो होगा, तो हम करंट क्यों वेस्ट करें, है ना। तो हम इसे यूज़ करेंगे, समझ रहे हो। ये रीज़न है कि हमारे घर में कॉपर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कॉपर या फिर एल्युमिनियम या टंगस्टन या निकल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है वायर वगैरह बनाते समय, है ना। कायदे से तो यूज़ करना चाहिए सिल्वर को सबसे ज़्यादा, लेकिन यार सिल्वर समझ रहे हो अंबानी यूज़ कर सकते हैं अपने घर में वायर्स के लिए, है ना। सिल्वर तो महंगा भी पड़ेगा, तो सिल्वर नहीं यूज़ करेंगे। कॉपर हाँ गोल्ड भी हो सकता है, तो गोल्ड तो और भी हो जाएगा, है ना। तो इन लोगों ने क्या करा कि ये इसी को यूज़ करने के लिए बना दिया गया, इसको यूज़ करेंगे ये फ्रिक्वेंटली, है ना। तो वायर में बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आएंगे। अरे सिल्वर वैली पूरा गूगल करो ना, सिल्वर वैली आपको पता होगा, एक प्लेस को कहते हैं, है ना। तो वहाँ ऑब्वियसली महंगी चीज़ें हैं, आप वायर्स वगैरह जो हैं वो सिल्वर के ऑब्वियसली होते हैं, कई सारी जगह यूज़ करी जाती हैं। लेकिन अब हमारे घर में इतने सारे वायर्स चाहिए, इतना ज़्यादा थोड़ी हम यूज़ करेंगे, एफिशिएंट नहीं है ना। अगर जहाँ पे प्योर उनको देखना है कि भाई हमें क्वालिटी चाहिए, पैसे से मैटर नहीं है, तो वहाँ सिल्वर यूज़ कर लेंगे। तो ये आपका एक चार्ट बता रखा है, चार्ट में देखो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस आपका कम है। देखो 10⁻⁸ ऑर्डर में है। अलॉयज़ का क्या है, अलॉयज़ क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, है ना। तो इनका 10⁻6 के ऑर्डर में है। तो बताओ 10⁻⁸ ज़्यादा है या 10⁻6 ज़्यादा है? सिक्स ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा है तो करंट इसमें कम फ्लो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अलॉयज़ में कम होता है और इंसुलेटर्स में तो बिल्कुल ही फ्लो नहीं होता है। तो देखो इसका किस ऑर्डर में है, 10⁻14 के ऑर्डर में है ना, प्लस का 14 है ये। तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई है, तो करंट इसमें ना के बराबर फ्लो होगा। जैसे वुड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। एलॉय बीच का है ना। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है। जैसे आपको एक एलॉय लिख के दिखाता हूँ, एल्निको, नहीं किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। नहीं, कंडक्टर से तो करंट कम फ्लो कर रहा है ना एलॉय में। ये देखो आपका रेजिस्टेंस देखिए, तो रेजिस्टेंस इसमें कंडक्टर्स में सबसे कम है, 10⁻8 ऑर्डर में है, और एलॉयज़ में रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट इसमें कम फ्लो हो रहा है।
एक एलॉय देखो, ये एग्ज़ाम में आता है, एल नीको। एल नीको क्या होता है? ये एक एलॉय, हाँ हाँ, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट। अब इसको एक बार आप चेक कर लेना ना कि ये कोबाल्ट है, क्योंकि कॉपर Cu से होता है, तो ये कोबाल्ट है। तो ये एक एलॉय है जो मिक्सचर है ना। तो ये आपको यूज़ किया जाएगा और आगे बताया जाएगा। तो ये आपका ग्राफ एक इम्पॉर्टेंट था, जिसमें बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कंडक्टर, एलॉय और हाँ इन सब में क्या होता है। और दूसरी बात कि आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिल्वर का सबसे कम होता है लेकिन स्टिल इसे यूज़ नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों? तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ आते रहते हैं ना, तो उसमें पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको चार क्वेश्चंस हैं बैक टू बैक, और उसके बाद से आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं। उसके बाद से हमारा रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से मैं आपको चाहूँगा कि हर एक क्वेश्चन को आप थोड़ा थोड़ा टाइम दें, और आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो इतने क्वेश्चंस में मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करा देता हूँ, वो 12.5 वाला क्वेश्चन है, राइट। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, जो चीज़ें गिवन है पहले आप इधर लिखते रहो, है ना। गिवन में क्या है, तो बोले रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, तो रेजिस्टेंस गिवन है कितना है, ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी उसकी बता रखा है, तो लेंथ आपको बता रखा है 1 मीटर, है ना। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन कौन कौन सा सेक्शन था। एक तो हमें बोला है क्वेश्चन में वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, है ना। तो लेंथ कितना बता रखा है, 1 मीटर। हमेशा आप मीटर में ही लेकर के चलोगे, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर को मीटर में बोल देना। इज 26 ओम, तो ये बोल रखा है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो इन्होंने एक नई बात भी बता दी है, तो डेटा आप नोट कर लेना। टेम्परेचर बोल रखा है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 0.3, तो डायमीटर बता रखा है 0.3 mm, इसको हम लेटर कन्वर्ट करेंगे। व्हाट विल द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी आपकी कितनी होगी, है ना, ये बात पूछ रहा है। अच्छा, अब इतनी चीज़ों में हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो सबसे पहले तो ऐसा दिमाग लगाओ कि ये जो वैल्यूज़ गिवन है इनके थ्रू कोई ऐसा फॉर्मूला तुम्हें याद है क्या जिसमें रेजिस्टिविटी आती हो और बाकी बचे हुए भी फॉर्मूलेज में उसमें यूज़ होते हो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा, आर इक्वल टू रो एल ओवर का ए, हमने सबसे बेसिक अभी तक इस चैप्टर में ही फॉर्मूला पढ़ा है, एक ही फॉर्मूला भी पढ़ा है जिसमें रो आ रहा था, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बाकी वैल्यूज़ गिवन है ये देखते हैं। क्या आर गिवन है, हाँ आर गिवन है। क्या हमें एल गिवन है, हाँ एल गिवन है। ए गिवन है, तो ए हम निकाल लेंगे। एक वायर ऐसा सिलेंडर के शेप में होता है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना हमें, ए मतलब ए होता है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है जी। ए का सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। और अगर आर आपको नहीं दिया हो तो डी के फॉर्मेट क्या लिखते हो, पाई d/2 का होल स्क्वायर, ये लिखते हो ना। यानी कि दूसरा लिख सकते हो पाई d²/4, ठीक है। तो पाई d²/4 लिखना। अब देखो 0.3 mm जो है इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 0.3, और 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, तो 10⁻³ होता है। ये मीटर में बदल जाएगा। और इसे करना है तो इसे कर लेना 3 × 10⁻⁴ मीटर, है ना। 0.3 की जगह 3 हमने लिख लिया, ठीक है। तो आपको डी पता चल गया। अब सारी वैल्यूज उठा करके रख देना। इसमें 3.14 किया, इसमें क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ का हो जाएगा 10⁻8 ओवर का 4 कर दिया। इसको सॉल्व करना, तुम्हें किसका वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसमें उठा करके रख देना। तो सिंपली रो की वैल्यू क्या है, रो आपको पता करना, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर × ए ओवर का एल, ठीक है। तो आर कितना गिवन है आपको, 26 गिवन है। ए कितना है आपको, तो यहाँ पे देख लिया 3 पॉइंट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, है ना। ओके, तो आपको ए गिवन है, आर गिवन है आपको 26 इंटू ए कितना गिवन है 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁸ ओवर का लेंथ कितना गिवन है, लेंथ है 4। ये आपका क्या आ गया, ए है। और एल कितना है आपको, एल कितना दे रखा है 1 मीटर, तो मीटर में ही है 1 रख दिया। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका एक वैल्यू आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आया, ये आपका आंसर हो गया, खत्म, कोई बात ही नहीं। तो टेम्परेचर का हमें कोई यूज़ ही नहीं पड़ा है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ का यूज़ नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके, हाँ वो इसलिए दिया था क्योंकि वो बताना चाह रहे थे कि सेम टेम्परेचर पे ही सारी चीज़ें हो रही हैं।
टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इस कारण से वो ये टेम्परेचर दिए है ना, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंस भी आगे आप पढ़ोगे। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें ये क्वेश्चन मैं कल को आपको बताऊंगा कि आपको अपनी तरफ से ट्राई करना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि ये चारों क्वेश्चन जो पीछे गए हैं वो चारों इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार ट्राई अपने साइड से कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप उसे पूछिएगा, और इसमें फिर कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स की, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात हम देखेंगे। ओके।